आज संसद में जय श्री राम। जी हाँ, संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ये मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। बड़ी खबर ये जान लीजिए आप कि संसद के दोनों सदनों में आज सरकार राम मंदिर प्रस्ताव लाएगी। राम मंदिर पर प्रस्ताव लेकर के आएगी सरकार, जिसके लिए बीजेपी ने अपने विधायकों, अपने सांसदों को सदन में रहने के लिए कहा है। व्हिप जारी किया है। लोकसभा में राम मंदिर पर प्रस्ताव बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद्र सारंगी, संतोष पांडे नियम 193 के तहत लाएंगे और वहीं राज्यसभा में नियम 176 के तहत के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा प्रस्ताव लेकर के आएंगे, ये जानकारी है। और चर्चा के बाद पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल के आखिरी सत्र के आखिरी दिन शाम 5 बजे संबोधन अपना कर सकते हैं। अब देखिए आज संसद में क्या कुछ होगा, क्या खास रहेगा, वो जरा आपको हम जल्दी से बताएं बड़ी एलईडी के जरिए। देखिए खास क्या है, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, इसलिए ये बहुत अपने आप में खास हो जाता है। और आज क्या होने वाला है, राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार लेकर के आने वाली है। इसके अलावा देखिए आप सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद्र सारंगी, संतोष पांडे लोकसभा में प्रस्ताव लेकर के आएंगे राम मंदिर पर, और साथ ही राज्यसभा में के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा ये प्रस्ताव लेकर के आएंगे राम मंदिर पर। तो दोनों ही सदनों में सरकार प्रस्ताव लेकर के आने वाली है राम मंदिर को लेकर। और देखिए शाम 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन संभव है। ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का संबोधन हो सकता है। और व्हिप जारी किया गया है। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी हुआ है, यानी कि दोनों ही सदनों में मौजूद रहने के लिए अपने अपने सांसदों को आज कहा गया है बीजेपी की तरफ से। मेरे सहयोगी अंकित जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकित, आज का दिन बहुत अहम, मौजूदा सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी सत्र का आखिरी दिन भी है आज, और साथ ही आज राम मंदिर पर प्रस्ताव भी सरकार लेकर के आने वाली है। इसको लेकर जानकारी आप विस्तार से दीजिए अंकित। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन क्यों खास है, आज का दिन इस वजह से खास है क्योंकि ये जो लोकसभा है, यानी कि जो मोदी सरकार पार्ट 2 का अगर हम कहें तो जो लोकसभा में जो सांसद चुन के आए थे उनके लिए आज एक तरह से सदन में आखिरी दिन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो है कोई सत्र है नहीं और चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद में चुनाव होंगे, और जब अगला सत्र आएगा तो एक नई सरकार यहाँ पर जो चुन करके आ चुकी होगी। मोदी सरकार दावा कर रही है कि तीसरी बार उनकी वापसी होगी, तो वहीं विपक्ष अपनी उम्मीदें पाले हुए, वो तमाम चीजें एक अलग जगह। लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज का दिन संसद के दोनों सदनों में क्या होगा। संसद के दोनों सदनों में बात की जाए लोकसभा में तो वैसे तो ये जो है कार्रवाई जो कल तक ही स्थगित हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक दिन कार्रवाई बढ़ाई गई। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो सरकार को श्वेत पत्र लाना था, यह बताते हुए कि 2004 से 14 तक का कार्यकाल कैसा रहा था यूपीए का, और 2014 से लेकर के 24 तक का कार्यकाल मोदी सरकार का कैसा रहा है। एक पहली वो चीज, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसका आपने जिक्र किया कि राम मंदिर पर एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, और उसका शीर्षक क्या दिया गया है? उसका शीर्षक दिया गया है राज्यसभा के लिए भी आज का दिन बहुत अहम है। राम मंदिर पर प्रस्ताव दोनों ही सदनों में लाया जाने वाला है, लेकिन राज्यसभा में इसके अलावा और क्या विशेष होगा, इसको लेकर बड़ी खबर है हमारे पास। बीजेपी के लाए गए श्वेत पत्र पर आज राज्यसभा में फिर चर्चा होगी। इससे पहले कल लोकसभा में चर्चा हुई थी, आपको याद है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखने के साथ ही किस तरह से 2004 से लेकर के 2014 तक देश की इकोनॉमी की हालत थी, इसको लेकर अपनी बात रखी, और किस तरह से घोटाले हुए थे इसका भी उन्होंने जिक्र किया था। वहीं 2014 से लेकर 2024 तक देश में किस तरह से विकास हुआ और इकोनॉमी किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ी, इस पर उन्होंने बात रखी। लेकिन श्वेत पत्र पर अंकित आज राज्यसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में कल तो निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी और यूपीए सरकार को किस तरीके से घेरा ये पूरे देश ने देखा, और आज राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। अंकित जी बिल्कुल, आज राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। जो पहले कुछ घंटे होंगे, यानी कि राज्यसभा की आज की जो दिन की कार्रवाई होगी उसमें शुरुआती कुछ घंटों में जो चर्चा होगी वो श्वेत पत्र पर होगी, और जो दूसरा हाफ होगा, यानी कि सेकंड हाफ उम्मीद की जा रही है दोपहर 2 बजे के बाद में राम मंदिर को लेकर के जो प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगी। तो ये दो चीजें होनी है राज्यसभा में। वहीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में सिर्फ जो है राम मंदिर पर चर्चा होगी, राम मंदिर पर जो प्रस्ताव आएगा। राज्यसभा की चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कल हमने देखा कि कैसे लोकसभा में सरकार श्वेत पत्र लेकर के आई थी और उस पर
वित्त मंत्री समेत जो तमाम बीजेपी से जुड़े हुए सांसद हैं, एनडीए से जुड़े हुए सांसद हैं, उन्होंने यह बताया कि 2004 से लेकर के 2014 तक का जो यूपीए 1 और 2 का कार्यकाल था, उसने देश को कैसे पीछे धकेल दिया था, और 2014 से लेकर के 24 का मोदी सरकार 1 और 2 का जो कार्यकाल है, वो कैसे देश को प्रगति के पथ पर आगे ले गया है, और इसी जो है सफर को जारी रखना है। और इस वजह से लगातार बात कही जा रही है मोदी सरकार 3 रिटर्न की। तो ये तो हुए राजनीतिक बयान, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि सरकार ने तथ्यों से परे जाकर के बात की है, जो कई अहम मुद्दे थे उन पर जानकारी नहीं दी है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और राज्यसभा में भी आज जो शुरुआत होगी वो इसी को लेकर के होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इस पर अपना बात भी रखेंगी, और राज्यसभा में जो शुरुआती जो 3-4 घंटे होंगे वो श्वेत पत्र पर चर्चा, और उसके बाद में राम मंदिर पर जो प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगी। जी। और राज्यसभा में अंकित, आज विपक्ष की तरफ से भी इस पर जवाब दिया जाएगा। कल हमने देखा था निर्मला सीतारमण ने जो बातें कही, उस पर फिर मनीष तिवारी सामने आए, उन्होंने इस पर जवाब दिया। राज्यसभा में भी ये होगा आज। जी बिल्कुल, राज्यसभा में भी होगा, क्योंकि कल हमने देखा मनीष तिवारी नहीं बल्कि अधीर रंजन चौधरी समेत जो तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो जो है इसमें आए। सौगत रॉय जो है लोकसभा में सामने आए। और आज बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी जो है वहां पर जो है राज्यसभा में मौजूद होंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब निर्मला सीतारमण जो है श्वेत पत्र पर अपनी बात रखेंगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसका जो है अपनी तरीके से विरोध करेंगे। और हमने देखा था कि अभी 2 दिन पहले ही जब जो है बीजेपी ने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी और प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे, उस दौरान जो सांसद जो जिनका टेन्योर खत्म हो रहा था, उनका एक तरह से विदाई भाषण चल रहा था। तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने एक कटाक्ष भी किया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं मौजूद थे कि आप जो है काला पत्र ला रहे हैं, तो वो एक तरीके से काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से काला टीका है। तो वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज भी देखने को मिलेगा। चौधरी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने बयान जवाब दिया इसका, उसको भी हमने सुना। और आज भी जो है राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा होगी, तो हंगामा होगा, संग्राम होगा। शुक्रिया आपका अंकित पूरी जानकारी के लिए। देखिए, राज्यसभा में कल भी श्वेत पत्र पर जमकर हंगामा हुआ, आपने देखा। निर्मला सीतारमण ने यूपी सरकार के दौरान हुए घोटालों का जिक्र किया था, जिस पर मनीष तिवारी ने भी जवाब दिया। सुनवाते हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया। आपने कोयला को राख बनाया। हमने अपनी नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। हमारे सरकार के द्वारा जो अच्छा कदम, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव मेजर्स, इन सब के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमने किया, उसके कारण आज भारत देश के बैंक हो, कोल सेक्टर हो, पूरे इकोनॉमी हो, अच्छे स्तर पर पहुंचा है। एक जिम्मेदार गवर्नमेंट के नाते आने वाले पीढ़ियों को इतने गहरा सिचुएशन से अब भारत देश में इस कगार के पर पहुंचे हैं, तो बहुत मेहनत हुआ इस 10 कार्यकाल में, 10 साल में, उसका विश्लेषण है व्हाइट पेपर में। ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। अगर आप नोटबंदी को उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। अगर आप जीएसटी को जिस तरह से क्रियान्वित किया उसको उपलब्धि मानते हैं, जिसने भारत का सारा लघु उद्योग को कई सालों तक नष्ट कर दिया, तो फिर मैं उसको आपके विवेक पे छोड़ता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, माहौल कौन बिगाड़ रहा है, सवाल सबसे बड़ा ये हल्द्वानी को लेकर खड़ा हो रहा है। हल्द्वानी में हिंसा की बात अब करते हैं। हल्द्वानी की डीएम वंदना सिंह के मुताबिक हल्द्वानी शहर से कर्फ्यू हटाया गया है। हालांकि बनभूलपुरा में अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के बाद हिंसा वहां पर भड़क उठी थी, जिसके बाद लोगों ने थाने में आग लगाने के बाद अलग अलग हिस्सों में आगजनी की थी, और साथ ही फायरिंग भी वहां पर की गई थी, जिसमें 6 उपद्रवियों की मौत की खबर है। पुलिस ने अब तक 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, बाकी उपद्रवियों की तलाश वहां पर जारी है। देखिए, हल्द्वानी का हाल इस वक्त क्या है और किस तरीके से वहां पर आगजनी हुई, हिंसा हुई, वो आपको हम बताएं। देखिए, ये
10 बजे के बाद कर्फ्यू वहां पर हटा के, ये जानकारी वहां के डीएम ने भी साझा की। उपद्रवियों की तलाश लगातार वहां पर की जा रही है, जिन्होंने उपद्रव वहां पर मचाया, आगजनी वहां पर की। बनभूलपुरा में कर्फ्यू अभी जारी है और साथ ही शिक्षण संस्थान वहां पर अब भी बंद है। स्कूल को अभी बंद रखा गया है। 1 से 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको फिलहाल ये कहा गया है कि वो बंद ही रहेंगे और साथ ही 10 बजे के बाद कर्फ्यू वहां पर हटा दिया गया। जो उपद्रवी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। और संजय त्रिपाठी हल्द्वानी से आपको विस्तार से जानकारी देंगे, सीधे आपको लिए चलते हैं। संजय, अभी क्या है ताज़ा जानकारी? हालात सामान्य वहां पर हो रहे हैं और उपद्रवियों को लेकर क्या डिटेल्स हैं? क्योंकि जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने हिंसा की, उनकी संख्या हजारों में थी और अभी तक सिर्फ 4 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो पाई है। संजय, आप खुद उत्तराखंड की रहने वाली हैं और उत्तराखंड की फिजा शांत रहती है। पहाड़ों में हर व्यक्ति इसीलिए जाना चाहता है कि वो शांति की तलाश करता है, लेकिन हल्द्वानी जो उत्तराखंड का हिस्सा है, वहाँ पर जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश है। बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि अब ये जो फिजा बिगड़ी थी उसको फिर से शांत किया जा सके, फिर से हल्द्वानी शहर और पूरा उत्तराखंड अपने सुकून के लिए ही जो पहचान बनाए हुए है उसी पर आगे बढ़ सके। जानकारी के साथ साथ वहाँ की तस्वीरें भी दिखा दें जी। थोड़ी देर पहले बिल्कुल मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये देखिए हल्द्वानी शहर का मुख्य रास्ता है और यहाँ अभी भी थोड़ी बहुत चहल पहल शुरू हुई, चूँकि डीएम वंदना सिंह का ये कहना था कि 10 बजे के आसपास जो कर्फ्यू है हल्द्वानी शहर का उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो आम जनजीवन है उसको पूरी तरह सुचारू किया जाएगा। बनभूलपुरा निश्चित रूप से संवेदनशील अभी भी बना हुआ है और बनभूलपुरा के आसपास पूरे के पूरे इलाके में कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। स्थानीय लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये क्या सोचते हैं इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हेमचंद जी, बताइए ये जो घटना हुई है इसको किस तरह से देखते हैं? आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कितनी परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहली बार ऐसा हुआ है। उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हमारा एरिया है, जहाँ पर सभी लोग अपने किसी भी देश के, किसी राज्य के सभी लोग अपने आराम पूर्वक यहाँ आते हैं, क्षेत्र का नाम सुन के आते हैं। लेकिन आज इन जो अराजक तत्वों द्वारा ये काम किया गया है, इसको देखते हुए पब्लिक का भी मन पूरा घबराहट में है। सारी पब्लिक इधर आम जनता हमारी परेशान है, सभी लोग घबराए हुए हैं। ये घबराहट हमको दिख भी रही है क्योंकि 10 बजे कहने के बावजूद भी अभी भी प्रतिष्ठान जो है वो खुलना शुरू नहीं हुए हैं। आप भी यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद पाल। प्रमोद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये बंदी हो रखी है, कर्फ्यू लगाया गया शहर में, शहर का माहौल बिगड़ा है, उससे कितनी परेशानी हो रही है आपको? ये बड़ी बहुत दिक्कत है। ये जो बंदीपुरा है आपका, हमारी मार्केट है जो 15 से 20 मिनट में मार्केट ऐसे बंद हो गई, तफरा तफरी हो गई, पता नहीं चल रहा आदमी क्या करे तो करे क्या। इधर सारे आधे से ज़्यादा मुस्लिम है मार्केट में और एकदम अचानक बंद हुई। हमारी दुकान के सामने ही दुकान थी तो एकदम बंद हुई। मैंने टाइम देखा 5:30 बज रहे थे, एकदम से दुकानें बंद हो गई, अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। ऐसा माहौल याद है आपको? आपने पिछली बार कब देखा था? क्या करते हैं आप? जी ड्राइविंग करते हैं हम तो। हमने ऐसा माहौल आज तक अभी हल्द्वानी में संजय, देखा नहीं। वहाँ कम से के कम जो ये लोग रहने 25-30 वाले साल हल्द्वानी शहर के हैं वो गुस्से में और ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो मंजर यहाँ पर हुआ वो उन्होंने देखा नहीं और शांतवादियों में किसने हिंसा की आग लगाई, सवाल यही लगातार बना हुआ है। आप रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। हल्द्वानी में कब क्या हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। देखिए आप, 8 फरवरी की तारीख अतिक्रमण हटाने वहाँ टीम गई, उस पर उसके बाद हिंसा वहाँ पर भड़की, उपद्रवियों की मौत वहाँ पर 6 हुई है। अभी तक 4 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं और हिंसा के दौरान वहां पर क्या हुआ देखिए, थाने में आगजनी की गई, गाड़ियां वहां पर फूंक दी गई, घायल वहां पर 100 पुलिसकर्मी, साथ में 200 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए हैं 100 पुलिसकर्मियों के साथ। और अभी तक ये हुआ, 8 फरवरी जब अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी तो टीम पर ही अटैक कर दिया गया उग्र भीड़ की तरफ से। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हो पाया? क्योंकि साफ तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि लोकल जो इंटेलिजेंस है उसका ये फेल्योर रहा कहीं ना कहीं। अगर पहले से, जो वहाँ की डीएम ने भी कहा, अगर पहले से ये जानकारी थी कि पूरी प्लानिंग वहाँ पर की जा रही है, इस तरीके से अटैक हो सकता है, तो पूरी तैयारी के साथ टीम वहाँ पर क्यों नहीं गई? बहुत सारे सवाल हैं जो उत्तराखंड के लोगों के जहन में भी तैर रहे होंगे इस वक्त। बिल्कुल यही सवाल हमने यहाँ की डीएम वंदना सिंह से पूछे भी थे कि आखिरकार इतनी बड़ी प्लानिंग की आप बात कर रही हैं, इतना सब सुनियोजित था और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? इतने सारे बम चल गए, गोलियां चल गई, पथराव हुआ, थाने को आग लगा दी गई, तो इतना
सारा माहौल बन रहा था और आपको ये खबर ही नहीं लगी, इंटेलिजेंस आपको रिपोर्ट मिली ही नहीं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई और अतिक्रमण हटाने का अभियान था, सामान्य तौर पर इसे लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिलाधिकारी हों चाहे जिले के एसपी हों, उन सबको इलाके की पूरी जानकारी रहती है और ये अति संवेदनशील इलाका है। बनभूलपुरा का जो इलाका है वो अति संवेदनशील इलाका है और वहाँ पर पतली गलियों के बीच में जाकर के जो अतिक्रमण अभियान चलाया गया उसके लिए प्रॉपर जो बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं किए गए। किसी भी तरह के जो एहतियात थे वो बरते नहीं किए गए। स्थिति ये थी दीपा कि जब पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसके पास में बॉडी प्रोटेक्टर तक नहीं था, रबर बुलेट्स तक नहीं थी, उनके पास पर्याप्त असलहा नहीं था। संजय, जो टीम वहाँ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी उनके पास मुकम्मल तैयारी, वो तैयारी के साथ क्यों नहीं गए थे? और साथ ही इतना बड़ा वहाँ पर हादसा, एक तरीके से घटना हो जाती है, हिंसा हो जाती है, आगजनी हो जाती है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और तैयारी कहां पर चूक रह गई प्रशासन के स्तर पर? इस पर तो अब देखिए सवाल भी बहुत सारे उठेंगे। शुक्रिया आपका संजय, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। अब बात बरेली की हम कर रहे हैं जहां पर बवाल वहां भी हुआ के कल बवाल के बाद 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पुलिस ने बवाल करने वालों की तरफ से भी हिंदू पक्ष के 50 से 60 लोगों पर केस किया गया है। कल तौकीर रजा के भाषण के बाद भीड़ जो लौट रही थी उसने बरेली में जम करके उत्पात मचाया, आगजनी वहां पर की। हजारों की भीड़ ने शामगंज इलाके में और साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में पथराव किया गया, वहां पर मारपीट की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की जानकारी है, गाड़ी में आग लगा दी गई और साथ ही पुलिस ने बरेली के बरादरी थाने में अब जानकारी यह है कि मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी खबर, हल्द्वानी में जो हिंसा उसके बाद देखिए अब बरेली में भी किस तरीके से बवाल हुआ। यूपी के बरेली में बवाल के बाद एक्शन हुआ के बरादरी थाने में 2 केस दर्ज किए गए हैं, 50-60 उपद्रवियों पर केस दर्ज हुआ है। और देखिए अब बरेली में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बवाल यहाँ पर हुआ, भीड़ किस तरीके से यहाँ पर भी उग्र हो गई, इसके बारे में जानकारी आपको बड़ी एलईडी के जरिए हम देते हैं। देखिए बरेली में बवाल, तौकीर रजा पर भड़काऊ भाषण का आरोप है। लौटते वक्त शामगंज इलाके में आगजनी वहां पर की, जो तौकीर रजा के समर्थक थे उन्होंने भड़काऊ भाषण के बाद वहां पर बवाल शुरू हो गया, पथराव वहां पर किया गया, मारपीट वहां पर की गई और साथ ही दुकान जो वहां पर थे उन दुकानों में भी तोड़फोड़ वहां पर की गई। और साथ ही आप देखिए 50 से 60 उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है, बरादरी थाने में केस दर्ज हुआ है इनके खिलाफ। हिंदू पक्ष के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है और उपद्रवियों की तलाश वहां पर लगातार जारी है। किस तरीके से वो कौन लोग हैं जिन्होंने उपद्रव वहां पर किया, जिन्होंने उत्पात मचाया, जिन्होंने आगजनी की, इसको लेकर अब तलाश लगातार हो रही है। बरेली में हिंसा के बाद एक्शन पर एसएसपी सुशील घुले ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग अभी लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के बात उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुरापात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। और सीधे इसी पर और जानकारी के लिए संजय का ही रुख कर लेते हैं। संजय, बरेली से क्या जानकारी मिल पा रही है, वहां पर हालात सामान्य है? किस तरीके से कल जो आगजनी वहां पर हुई, जो बवाल करने की कोशिश की गई, हमने देखा वो तस्वीरें सामने आई, अभी क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है संजय? देखिए हालात सामान्य तो नहीं है लेकिन हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और अगर देखा जाए तो हल्द्वानी से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में बरेली का पूरा घटनाक्रम रहा है। हल्द्वानी में तो मालूम ही नहीं था कि वो लोग कौन हैं जो इस पूरी घटना के पीछे हैं, अब उनकी तलाश जारी है। लेकिन बरेली में तो मौलाना तौकीर रजा, जिनके ऊपर पिछले भी कई दंगों के मुकदमे हैं, कई दंगों के आरोप हैं कि उन्होंने बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की, बावजूद उनके ऐलान के बावजूद प्रशासन नहीं जागा। उसने जो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था उसको पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हुई हैं, एक दंगाइयों के पक्ष से दर्ज की गई है और दूसरा जिन लोगों की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई है, जिनसे मारपीट की गई है, उनकी ओर से दर्ज की गई है। फिलहाल अभी तक अरेस्टिंग की कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर कर्फ्यू
कहें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात जरूर बने हुए हैं। सब दुकानें वहाँ की बंद हैं, पूरी तरह से लोग डरे हुए हैं। ये घटना जो लगातार अभी बरेली में कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, दंगा कराने की कोशिश की गई थी, तो लगातार जब इस तरह का अटेम्प्ट वहाँ पर हो रहा है तो प्रशासन पुलिस को ये देखना चाहिए कि आखिरकार इसको कैसे रोका जाए, और अपना इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, जो पुलिस एक्शन है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें पूरी तरह से सानी बरेली पुलिस प्रशासन की लापरवाही दीपा सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है संजय, हल्द्वानी से इसलिए अलग हो जाता है ये पूरा प्रकरण क्योंकि हल्द्वानी में जैसे कि आपने कहा कि ये पता ही नहीं है वो कौन लोग थे जिन्होंने वहां पर हिंसा भड़काई, जिन्होंने वहां पर आगजनी की, तोड़फोड़ की। लेकिन बरेली में तो तौकीर रजा और उनके समर्थक इसमें पूरे शामिल रहे, ये साफ तौर पर दिखाई भी दिया और ये सबके सामने भी है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी को लेकर आप कह रहे हैं कि कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। शुक्रिया आपका संजय पूरी जानकारी के लिए, आप नजर लगातार बनाए रखें। देखिए, पाकिस्तान में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। बड़ी खबर जान लीजिए आप, पाकिस्तान में आज भी मतगणना वहां पर जारी है। 99 सीटें जीतकर इमरान समर्थक सबसे आगे इस वक्त वहां चल रहे हैं। नवाज की पार्टी को 71 सीटें वहां पर मिली हैं, बिलावल की पार्टी 53 सीटों पर वहां सिमटी है। तो पाकिस्तान में अभी भी काउंटिंग देखिए 8 फरवरी के बाद से लगातार काउंटिंग वहां पर हो रही है, लेकिन काउंटिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है। 99 सीटें जीत करके इमरान समर्थक सबसे आगे वहां पर चल रहे हैं। नवाज की पार्टी को लेकर के जानकारी यह है कि 71 सीटें नवाज की पार्टी PMLN को वहां पर मिले हैं और बिलावल की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53 सीटें वहां पर मिली हैं। 53 सीटों पर ही सिमटी बिलावल की पार्टी। और देखिए किसे कितनी सीट अभी तक वहां पर मिली है, इसके बारे में जानकारी हमारे पास है, वो बड़ी LED के जरिए आपको हम बताते हैं। देखिए, चुनाव हुए हैं, कुल सीटें वहां पर 336 है, चुनाव हुए हैं 265 सीटों पर, और साथ ही इमरान समर्थक जो चुनाव लड़े उनको 99 सीटें यहां पर मिले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 71 सीटें वहां पर मिली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53 सीटें वहां पर मिली हैं। MQM को 17 सीटें और अन्य के खाते में 10 सीटें वहां पर गई हैं। लेकिन अभी भी सीटों पर मतगणना वहां पर हो रही है, अभी भी काउंटिंग वहां पर चल रही है। पाकिस्तान में सरकार पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन पार्टियों के जीत के अपने अपने दावे वहां पर सुनाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते, लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। 150 प्लस सीट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी में आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में नेशनल की सीट पे। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारी मेजॉरिटी है उसमें KPK में भी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट गवर्नमेंट हम बनाएंगे, चाहे वो वफाक में है, चाहे वो पंजाब में और चाहे वो KPK में है। इंशाल्लाह ताला हम पंजाब में और KP में और फेडरल गवर्नमेंट में इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। हमारी बहुत मेजॉरिटी आ रही है। तो पाकिस्तान में सभी के अपने अपने दावे हैं जीत को लेकर के। आइए आपको सीधे सरहद पार लाहौर लिए चले, वहां से हमारे संवाददाता सैयद जलालुद्दीन जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सैयद, क्या है अभी वहां पर ताज़ा जानकारी काउंटिंग को लेकर? ये कब सुलझेगा ये पाकिस्तान का पूरा किस्सा, कब तस्वीर साफ होगी? कितने सीटों पर काउंटिंग पूरी हो पाई है, कितने सीट अभी बच गए हैं, इसको लेकर भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये सवाल इस वक्त पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन से कि ये कब तक ये पूरा वोटिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। जो फिलहाल तक जो स्टैट्स हमें मिल रहे हैं वो वही हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर चला रहे हैं और व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई नई अपडेट जो है वो अभी तक नहीं है, इतना वक्त गुजर गया और 15 सीटें अभी तक जो है वो बाकी हैं उसमें से काउंटिंग होना। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम सुबह से देख रहे हैं कि ये सुबह से जो है वो काउंटिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। असल में काउंटिंग अभी हो नहीं रही। काउंटिंग जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी चीज़ें सारी इलेक्शन कमीशन को पहुंच चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ही किसी वजह से
वो उनको आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना रिजल्ट उनको जो है पब्लिक कर रहा है, क्योंकि जिस तरह रिजल्ट पब्लिक करने में देरी होती है उस तरह इलेक्शन पर जो उठते जो सवालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा जगहों से और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इतना प्रेशर बन रहा है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 2 दिन हो चुके हैं पोलिंग हुए और अभी तक इनका रिजल्ट ना आना बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रेस कर रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी पे। तो अब देखा जाएगा कि ये कितना अभी और मजीद वक्त लगेगा, लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि आज शाम तक ये जो है ना रिजल्ट मुकम्मल। ठीक है, उम्मीद तो ये की जा रही है सैयद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि शाम तक तस्वीर साफ हो, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि आंकड़े चुनाव आयोग के पास हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन आंकड़ों को जारी नहीं कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। पाकिस्तान में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। नतीजों में इमरान की पार्टी सबसे आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर नवाज की पार्टी PMLN है और तीसरे नंबर पर है बिलावल भुट्टो की पार्टी। ऐसे में पाकिस्तान में त्रिशंकु सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या होगा, त्रिशंकु सरकार बनने के आसार वहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर सबसे आगे, हालांकि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो इंडिपेंडेंट मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन सबसे आगे सबसे ज्यादा सीटों के साथ वही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान चुनाव की बड़ी बातें क्या है वो जल्दी से आपको हम बताएं। किसी पार्टी को बहुमत यहां पर नहीं मिला है, या आप जानिए दूसरे नंबर पर वहां पर नवाज की पार्टी है और पहले में इमरान समर्थक जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी तीसरे नंबर पर यहां पर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार बनने के आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे आगे इमरान समर्थक वहां पर, दूसरे नंबर पर है नवाज की पार्टी, तीसरे पर बिलावल भुट्टो की पार्टी और त्रिशंकु सरकार बनने के आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। जलालुद्दीन का सीधे रुख कर लेते हैं। जलालुद्दीन, क्या यही होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, जो बहुमत के आंकड़े हैं उससे पार्टियां बहुत दूर हैं। ऐसे में क्या होगा वहां पर, त्रिशंकु सरकार बनने के आसार? जी बिल्कुल ऐसा होता आया है और अभी तक ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। अगर हम पिछले इलेक्शन को नोट कर लें तो बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि एक जो पार्टी उसको सिंगल मेजोरिटी कभी नहीं मिली, क्योंकि वो इस तरह की मिक्स जो गवर्नमेंट है वो बनती है जिसमें कुछ पार्टी शामिल होकर गवर्नमेंट को जो है वो बनाते हैं। तो PTI की जब गवर्नमेंट 2018 में बनी उसमें भी हमने देखा कि MKM पाकिस्तान को मिलाया गया और इस तरह की बाप पार्टी को मिलाया गया और इस तरह की काफ़ी सारी पार्टीज को मिला के PTI को हुकूमत बनाने दी गई। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब नो कॉन्फिडेंस का मौका आता है तो नो कॉन्फिडेंस में भी वही पार्टियां, उनको उसी PTI से निकाला गया और नो कॉन्फिडेंस को जो है वो कामयाब किया गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो उसका किसी और जो है वो पार्टी के साथ अलायंस बनता वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब वही पार्टीज़ हैं जिनसे वो ऑलरेडी अलायंस तोड़ चुके हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अलायंस लग रहा है वो PMLN पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान का लग रहा है, क्योंकि ये जो पार्टीज हैं ये और अलायंस को लेकर सैयद मुलाकात भी हुई है, ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बीच में। अच्छा ठीक है, इस सवाल के साथ सैयद का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पाकिस्तान में वोटों की गिनती आज भी जारी है। तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। नेशनल असेंबली की कई सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन अब तक के नतीजों में इमरान समर्थक सबसे आगे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टियां मिलकर भी बहुमत से बहुत दूर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज नमो हैट्रिक टी-शर्ट पहनकर निकले हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल संसद में नहीं आ रहे हैं, ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। संसद के सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन हर बार की तरह अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कुछ नए अंदाज में आते हैं। आज हैट्रिक लगाने की तैयारी। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश की जनता ने मन बनाया कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक लगाएंगे, तो हमने कहा नमो हैट्रिक। देखिए, देश की जनता चाहती कि देश आगे बढ़े और देश का मान सम्मान बढ़े, गरीबों का कल्याण हो, भारत का विकास हो। अगर 4 करोड़ पक्के मकान अब तक बने तो 2 करोड़ और बनकर हों। अगर 1.5 लाख किलोमीटर हमने नेशनल हाईवे की सड़कें बनाई तो आगे और 50,000 किलोमीटर की बने।
अगर हमने 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बना दी तो अब लाखों किलोमीटर और बने। अगर हमने 75 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 150 एयरपोर्ट कर दिए और 1100 यूनिवर्सिटीज़ कर दी, 700 मेडिकल कॉलेज नए खोल दिए, 7 एम्स से बढ़ाकर 23 कर दिए एम्स अस्पताल, तो जनता ये दिल मांगे मोर, तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी मांगे और वोट। ये तो आपने राजनीति और आंकड़ों की बात की, तो इसके लिए क्या भारत रत्न देकर इंडिया गठबंधन को तोड़ना भी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है? भारत रत्न किसको दिया? जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, जो जमीन से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र से आकर देश के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जी को दिया। स्वामीनाथन जी ने किसानों के लिए पूरा जीवन दे दिया और उनका तो मान सम्मान वैसे किया। नरसिम्हा राव जी ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपना बहुत बड़ा योगदान भारत की राजनीति के लिए दिया। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने उनका जितना उपहास किया, जितना उनके ऊपर अत्याचार किया, कांग्रेस ने तो नरसिम्हा राव जी को एक तरह से बिल्कुल फेंक दिया था। अब हमने उन लोगों को मान सम्मान दिया जिनको कांग्रेस ने बिल्कुल किनारे किया था, लेकिन जिनका हक अधिकार था उनको मिला है। राहुल गांधी संसद में इस बार कम ही दिखे। मुझे तो यही नहीं समझ आता कोर्ट में मुकदमा लड़ने क्यों गए थे अगर संसद ही नहीं आना था। अगर उनको बर्खास्त किया गया था 2 साल के लिए और उसके बाद भी पार्लियामेंट नहीं आया, तो इसका मतलब उनका लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में विश्वास ही नहीं है। वो जनता द्वारा चुने जाने के बाद भी जनता के मुद्दे उठाने के लिए संसद में नहीं आना चाहते, और उनकी गैर हाजिरी, कांग्रेस की निराशा। आप देखिए कांग्रेस के सांसदों में कितनी निराशा थी, लटके मुरझाए चेहरे, ऐसा लगता है अभी से थक गए, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये बॉडी लैंग्वेज जो विपक्ष की नज़र आई इस पूरे सेशन में, ये अपने आप में दिखाते हैं चुनाव होने से पहले इन्होंने हथियार डाल दिए। कहते हैं आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं हथियार खींच लेने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर धीरज साहू के यहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं तो क्या ईडी जांच ना करे? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हज़ारों करोड़ की ज़मीन कब्जाई कर लें, लीज अपने नाम पे कोयला खदान कर लें, तो क्या उनके ऊपर जांच ना हो काले धन के ऊपर? क्या उनको यहाँ लाखों रुपए मिले, किसी के यहाँ पे करोड़ों रुपए मिले, 500 करोड़ रुपया घूस दी जाती है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, टीवी पे आकर देने वाला कहता है, तो क्या उसके खिलाफ जांच ना करें? क्या इनके अलग अलग घोटालों में जो पैसे लेके विदेश फरार हो गए उनको पकड़ के ना लाएं? ये हमारा देश के प्रति कमिटमेंट है कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। हमने 10 साल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मोदी सरकार ने दी और हम आगे के लिए भी भ्रष्टाचार मुक्त देंगे। लेकिन जहां कांग्रेस या बाकी दल के किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया है या भाजपा का भी किया हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो एजेंसीज करती हैं। जैसे कि मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल में हैं। अब इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे केजरीवाल जी, साल हो गए जेल में पड़े। सत्येंद्र जैन जेल में 1.5 साल हो गए थे पड़े। अब अरविंद केजरीवाल अगर 5 ईडी के समन आने के बाद भी ना जाए और कोर्ट अब फटकार लगा के बुलाए, तो अपने आप में पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार के चलते डरे हुए हैं। अब जब पैसा खाया तब नहीं डरे, ईडी के समन से क्यों डरते हो? कौन किससे डर रहा है, बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल जनता देगी जवाब। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज।